हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। इसमें हमारा दोस्तों लेक्चर नंबर 7 है। आज इस लेक्चर में हम मिलावा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने दोस्तों सीमेंट के बारे में पूरा जान चुका है, सीमेंट की प्रकार जान चुके हैं और फिर सीमेंट के जितने परीक्षण होते हैं उनके बारे में जान चुके हैं। जो हमने इम्पॉर्टेंट था, मतलब अकॉर्डिंग टू बीटी बोर्ड के अनुसार जितना सिलेबस था सीमेंट के बारे में उसको हमने जान चुके हैं। अब दूसरा हम घटक पढ़ेंगे। दूसरा घटक हमारा जो है, पहला बंधक पदार्थ के रूप में हमारा सीमेंट है और फिर दूसरा हमारा है मिलावा है। दूसरा क्या है? मिलावा है। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीगेट। इसके बारे में जानते हैं कि हमारा एग्रीगेट क्या होता है। एक एक पॉइंट दोस्तों आपको समझाएंगे। पहले इसको एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ है जो कंक्रीट का आयतन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। तो मिलावा क्या है? मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ है जिसको कंक्रीट का आयतन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर ये निष्क्रिय होता है। होते हुए भी बंधक पदार्थ सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। पहले मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ है और कंक्रीट का आयतन बढ़ाने क्या करता है? मिलावा हमारा कंक्रीट का आयतन बढ़ाता है और इसकी उत्पादन लागत को कम करता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर होते हुए भी बंधक पदार्थ सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। ये एग्रीगेट के बारे में हुआ दोस्तों कि हमारा एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट के ये हमने कुछ जो हमारा वो था पॉइंट, इसको हमने जाना कि एग्रीगेट के बारे में क्या होता है। अब थोड़ा दोस्तों एक पॉइंट और जान लेते हैं कि जो होता है कंक्रीट में
मिलावे का 75% से 85% तक होता है। जो हमारा कंक्रीट में मिलावे का 75 से 85% तक होता है, मतलब जो कंक्रीट की सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? वो होती है दोस्तों हमारा मिलावा का होता है। कंक्रीट में हमारे कितने घटक होते हैं? कंक्रीट के 3 घटक होते हैं। एक होता है बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का उपयोग करते हैं, और हम फिर मिलावा करते हैं और जल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा हमारी मात्रा मिलावा की होती है। कितनी % होती है? 75 से 85% तक होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मिलावा के संबंधित जितनी हमारी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसको हमने जान लिया है। तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है? मिलावा कुल मिला के एक निष्क्रिय होता है, मगर ये रासायनिक तौर पर भी कार्य करता है। जब सीमेंट व चूना से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। तो देख लेते हैं कि मिलावा की हमारी विशेषताएं क्या होती है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिलावा की प्रमुख विशेषताएं। मिलावा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे कि मिलावा से जो हमारी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। तो पहला जो हमारा है ये कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। सबसे पहला हमारा क्या है इसकी विशेषताएं? ये विशेषताएं हैं कि ये कंक्रीट को ढांचा प्रदान करता है, ये इसकी पहली विशेषता है। फिर दोस्तों इसकी दूसरी क्या विशेषता है? हम मिलावा की विशेषताएं देख रहे हैं। पहला हमारा है ये कंक्रीट को दृढ़ मतलब मजबूत ढांचा प्रदान करता है। यह सीमेंट से सस्ते पड़ते हैं। यह सीमेंट से सस्ते पड़ते हैं। जो सीमेंट की मात्रा उसकी वैल्यू होती है इसकी अपेक्षा हमारी मिलावा की कम होती है। फिर तीसरा हमारा क्या है? इनके भौतिक रासायनिक एवं थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये हमारा दोस्तों तीसरा है। तीसरा क्या है? यह सीमेंट के रासायनिक एवं थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब दोस्तों हम 3 पॉइंट इसकी विशेषताएं देख चुके हैं। कौन कौन से? ये कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है। दूसरा है ये सीमेंट से सस्ते पड़ते हैं। और तीसरा है इनके भौतिक रासायनिक एवं थर्मल गुण कंक्रीट के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चौथा देखते हैं, ये कंक्रीट को अस्थायित्व तथा टिकाऊपन प्रदान करते हैं। ये हमारा चौथा हुआ। पांचवा हमारी विशेषता क्या है? पांचवा है ये एक
मितव्ययी स्पेस, ये एक मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है। तो ये पांचवा हमारा क्या हुआ, इसका विशेषताएं, ये एक मितव्ययी स्पेस फिलर का काम करता है। दोस्तों पहले हमने देखा कंक्रीट को दृढ़ ढांचा प्रदान करता है, यह सीमेंट से सस्ते पड़ते हैं, इनके भौतिक एवं रासायनिक एवं थर्मल गुण को प्रभावित करते हैं, ये कंक्रीट को स्थायित्व प्रदान करता और ये मितव्ययी स्पेस को फिलर का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा सबसे पहले मिलावा क्या होता है और फिर दोस्तों मिलावा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, इतना दोस्तों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगला जो हम टॉपिक जानेंगे वो जानेंगे मिलावा से संबंधित शब्दावली, मिलावा से संबंधित शब्दावली, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीगेट, टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीगेट। आप देखेंगे मिलावा संबंधित परिभाषा जो आप दोस्तों रोज़ाना सुनते हैं, मगर उसकी जो किताब की भाषा होती है, जो मानक हमारी डिफिनेशन होती है, उसको हम नहीं जानते हैं, उसी के बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हेडिंग रहेगी बोल्डर रहेगी। सबसे पहले हमारी क्या रहेगी, बोल्डर रहेगी। इंग्लिश में भी बोल्डर कहते हैं, इंग्लिश में भी बोल्डर कहते हैं। इसको समझते हैं कि हमारी बोल्डर क्या होता है। तो यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों की तली में पाई जाती है। इसका माप 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं। जो बोल्डर है यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों, कहाँ, पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों में की तली में पाया जाता है। इसका माप जो होता है 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका जो माप होता है 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होता है। बोल्डर की परिभाषा क्या होती है, यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों नदी नालों की तली में पाया जाता है। इसका माप 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा देखेंगे बजरी। बजरी को इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं ग्रेवल। क्या कहते हैं, ग्रेवल कहते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। बोल्डर का जो माप होता है कितना होता है, 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो बजरी को देखते हैं, बजरी क्या होता है, चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों
जैसे धूप, पानी, वर्षा, वायु, तापक्रम परिवर्तन इत्यादि व अन्य कारणों से विघटित होने पर प्राप्त महीन कण आईएस चालनी 4.7 mm तक होता है। बजरी कहलाता है। तो बजरी क्या कहलाता है? जिनका माप चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, पानी, वर्षा, वायु, तापक्रम परिवर्तन इत्यादि अन्य कारणों से विघटित होने पर प्राप्त महीन कण आईएस चालनी 4.7 mm तक होता है, बजरी कहलाता है। इसका माप कितना होता है? आईएस चालनी 4.7 mm तक होता है। और बोल्डर का कितना होता है? बोल्डर का दोस्तों 30 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए है। ये माप तो आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों देखेंगे हम सिंगल। दोस्तों अगला देखेंगे, हमने बोल्डर जान लिया, सबसे पहले हमने बोल्डर जाना, फिर उसके बाद हमने बजरी जाना। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा है सिंगल, इंग्लिश में कहते हैं सिंग, SHING, सिंगलर। देखते हैं ये हमारा क्या होता है। बोल्डर व बजरी, बोल्डर व बजरी के मध्य माप के होते हैं, सिंगल कहलाते हैं। सिंगल कहलाते हैं। तो सिंगल क्या कहलाते हैं? बोल्डर व बजरी के माप होते हैं, वो सिंगल कहलाते हैं। फिर दोस्तों अगला जो हमने देखा, हमने क्या क्या देख लिया? हमने बोल्डर देख लिया, बजरी देख लिया और सिंगल देख लिया। तो हमने 3 परिभाषाएं देख ली। अब दोस्तों जो हमारा इम्पोर्टेंट है गिट्टी, गिट्टी के बारे में जानेंगे। इसका आप सुनते हैं मगर इसकी परिभाषा ध्यान नहीं देते कि गिट्टी को इसकी डिफिनीशन क्या होगी। गिट्टी, इसको ब्लास्ट कहते हैं, स्टोन ब्लास्ट। तो इसकी देते हमारी परिभाषा क्या होगी, डिफिनीशन क्या होगी? पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़ों जिनका माप 6 mm से 75 mm तक होता है, गिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या होता है गिट्टी दोस्तों? क्या होता है? पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़े जिनका माप, ये माप आपको ध्यान रखना है, 6 mm से 75 mm तक होता है, गिट्टी के नाम से
जाना जाता है। तो ये दोस्तों हमने कितने जान लिया है अभी तक? 3-4 जान लिया है। बोल्डर जाना, फिर उसके बाद बजरी जाना, सिंगल जाना, गिट्टी जाना। अब दोस्तों हम 5वां देखेंगे। 5वां जो हमारा है रोड़ी है। 5वां क्या है? रोड़ी है। इसको देखते हैं कि रोड़ी क्या होता है। 5वां हमारी हेडिंग होगी रोड़ी होगी। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेक ब्लास्ट। ब्रिक ब्लास्ट इसको कहते हैं। इसको देखते हैं कि ब्रिक ब्लास्ट क्या होता है या फिर रोड़ी क्या होती, इसको समझते हैं। अति पकी हुई ईंटों या फिर टाइलों को उपयुक्त माप समानतः कितना 20 mm से 40 mm में तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। रोड़ी के लिए ईंटों की संलग्न सामर्थ्य 30 न्यूटन प्रति mm² से कम नहीं होनी चाहिए। तो अति पकी हुई ईंटों टाइलों को उपयुक्त माप समानता 20 mm से 40 mm में तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। जो ईंट की रोड़ी बनाई जाती है उसका जो माप होता है कितना होता है? वो होता है 20 mm से 40 mm तक होती है। रोड़ी के लिए ईंटों की संलग्न सामर्थ्य 30 न्यूटन mm² से कम नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों हमने 6 मिलावट संबंधित परिभाषाएं जान ली। अब हम दोस्तों आखिरी और इम्पोर्टेंट जानेंगे जो हमारा है बालू है। बालू को क्या कहते हैं? बालू है। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं सैंड कहते हैं। तो इसको देखते हैं। ये हमारा क्या होता है? चट्टानों के प्राकृतिक विघटन से प्राप्त महीन कण जो आईएस चालनी 4.7 mm से पारित हो जाए, परंतु आईएस चालनी 75 माइक्रोन पर अटक जाए, बालू कहलाता है। तो बालू क्या होता है? चट्टानों के प्राकृतिक विघटन से प्राप्त महीन कण जो आईएस चालनी 4.7 mm से पारित हो जाए, परंतु आईएस चालनी 4.7 mm पर अटक जाए, हमारा बालू कहलाता है। तो
बालू कितना होता है 4.7 mm से पारित हो जाए परंतु IS चालनी 75 माइक्रोन पर अटक जाए बालू कहलाता है। तो ये था दोस्तों हमारा मिलावट संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले हमने बोल्डर देखा, उसके बाद बजरी देखा, फिर हमने सिंगल देखा, फिर गिट्टी देखा, फिर रोड़ी देखा, फिर बालू देखा। इतने हमने दो मिलावट संबंधित परिभाषाएं देखी। उम्मीद करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मिलावट का वर्गीकरण एग्ज़ाम के दृष्टि से भी और हमारी एग्ज़ाम की तैयारी के दृष्टि से, वो सभी हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हेडिंग होगी हमारा मिलावट का वर्गीकरण। मिलावट का वर्गीकरण, मिलावट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, 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 क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मिलावट का वर्गीकरण CLASSIFICATI, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, मिलावट का वर्गीकरण। इसको दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत विस्तार बड़ा भी है। तो हम एक एक पॉइंट थोड़ा समझते हुए देखेंगे और उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी शब्दों में हम समझाएंगे और समझ भी आ भी जाएगा आपको। तो लिखते हैं कंक्रीट में, कंक्रीट, कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले मिलावों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, निम्नलिखित वर्गीकृत किया जाता है। देखते हैं पहला जो हमारा वर्गीकृत किया गया है स्रोत के आधार पर। पहला हमारा है स्रोत के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहें तो सोर्स क्लासिफिकेशन, सोर्स क्लासिफिकेशन, सोर्स क्लासिफिकेशन। और इसी प्रकार दूसरा है माप के आधार पर, माप के आधार पर, इसको दोस्तों कहते हैं साइज क्लासिफिकेशन, साइज क्लासिफिकेशन, साइज क्लासिफिकेशन। और इसी प्रकार तीसरा है हमारा है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, इसको कहते हैं शेप क्लासिफिकेशन, शेप क्लासिफिकेशन। तो कितने प्रकार के हो, चार बांटा गया है। स्रोत के आधार पर पहला सोर्स क्लासिफिकेशन, दूसरा माप के आधार पर साइज क्लासिफिकेशन, तीसरा है आकार के आधार पर शेप क्लासिफिकेशन, और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है भार के आधार पर, चौथा है भार के आधार पर, इंग्लिश में इसको कहें तो वेट क्लासिफिकेशन, वेट क्लासिफिकेशन। तो कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा किया गया है माप के आधार पर, तीसरा किया गया आकार के आधार पर, और चौथा किया गया है भार के आधार पर। अब दोस्तों इनका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि हमारा स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, माप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है,
और फिर आकार और भार के आधार पर। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। तो हेडिंग होगी हमारी स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण, मिलावे का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण, इसका हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हमारे हेडिंग क्या है? स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर मिलावा निम्न दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। स्रोत के आधार पर मिलावा कितने प्रकार का होता है? स्रोत के आधार पर मिलावा हमारा दो प्रकार का होता है। पहला हमारा जो होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक, उसे कहते हैं प्राकृतिक मिलावा, उसे कहते हैं प्राकृतिक मिलावा। इंग्लिश में कहें तो नेचुरल एग्रीगेट, नेचुरल एग्रीगेट, ये हमारा पहला है नेचुरल एग्रीगेट। किसके आधार पे पढ़ रहे हैं? अभी दोस्तों हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं। स्रोत के आधार पर मिलावा दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल एग्रीगेट और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है कृत्रिम मिलावा। वो क्या होता है? कृत्रिम मिलावा इंग्लिश में कहें तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो इतना दोस्तों हमारा हुआ, पहला हुआ प्राकृतिक मिलावा और दूसरा हुआ कृत्रिम मिलावा। अब इसको हम समझते हैं कि प्राकृतिक मिलावा हमारा क्या होता है। अभी सबसे पहले हम स्रोत के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो हेडिंग होगी प्राकृतिक मिलावा, हमारी हेडिंग क्या होगी? प्राकृतिक मिलावा, प्राकृतिक मिलावा। इंग्लिश में कहे तो नेचुरल एग्रीगेट, नेचुरल एग्रीगेट। तो दोस्तों समझते हैं कि नेचुरल एग्रीगेट या फिर प्राकृतिक मिलावा क्या होता है। नदी नालों, नदी नालों की तली, नदी नालों की तली से भूमि के गड्ढे, भूमि के गड्ढे खोद कर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा, गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है, प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बोल्डर, प्राकृतिक मिलावा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो प्राकृतिक मिलावा क्या होता है? नदी नालों की तली से भूमि के गड्ढे से खोद कर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोल्डर, बजरी, बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बालू आदि आते हैं, आदि आते हैं। ये है दोस्तों हुआ प्राकृतिक मिलावा। प्राकृतिक मिलावा का उदाहरण क्या है? बोल्डर है और बजरी है और गिट्टी है और बालू आते
हैं। बालू व बजरी, बालू व बजरी, बालू व बजरी प्रायः नदी नालों की तली, नदी नालों की तली से निकाली जाती है। पत्थरों के विघटन से, पत्थरों के विघटन से बालू बनाया जाता है। पत्थरों के विघटन से क्या बनाया जाता है? बालू बनाया जाता है। और खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संदलकों से तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। गिट्टी बनाई जाती है। तो प्राकृतिक मिलावा क्या होता है? नदी नालों की तली, भूमि के गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। इसके अंतर्गत बोल्डर, बजरी, गिट्टी, बालू आदि आते हैं। बालू व बजरी प्रायः नदी नालों की तली से निकाली जाती है। पत्थरों के विघटन से बालू बनाया जाता है। खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संदलों के तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। तो हमारा स्रोत के आधार पर कितने प्रकार का होता है? स्रोत के आधार पर हमारा मिलावा 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है प्राकृतिक मिलावा और दूसरा जो होता है कृत्रिम मिलावा। प्राकृतिक मिलावा क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। अब हम दूसरा देखेंगे, कृत्रिम मिलावा। दूसरा दोस्तों है हमारा कृत्रिम मिलावा। तो हेडिंग क्या होगी? कृत्रिम मिलावा। इसको दोस्तों कहते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल एग्रीगेट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट, इसको समझते हैं कि आर्टिफिशियल एग्रीगेट क्या होता है। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? आर्टिफिशियल ईंट की रोड़ी, झोंका, भट्ठी का धातुमल, फेनल स्लैग आदि कृत्रिम मिलावा कहलाता है। तो कृत्रिम मिलावा का उदाहरण क्या होता है? ईंट की रोड़ी होता है और झोंका होता है, भट्ठी का धातुमल, फेनल स्लैग आदि हमारे कृत्रिम मिलावा के उदाहरण होते हैं। पकी हुई ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। पकी हुई ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। इन मिलावे का प्रयोग जो किसका? ये हमारा कृत्रिम मिलावा। इन मिलावे
इन मिलावे का प्रयोग स्थूल कंक्रीट में किया जाता है। इस मिलावे का उपयोग उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब इस मिलाव का उपयोग उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में किया जाता है, मगर उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में प्रयोग किया जाता है, मगर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका कारण है क्योंकि सेरंद होने के कारण यह नमी सोखती है। तो दोस्तों हमने कृत्रिम मिलावा के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। इसके अंतर्गत ईंट की रोड़ी, झोंका, भट्ठे का धातुमल, फेनल, स्लैग आदि कृत्रिम मिलावा आते हैं। पकी हुई ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। इन मिलावे का प्रयोग स्थूल कंक्रीट में किया जाता है। इस मिलावे का उपयोग उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि सरंध होने के कारण यह नमी सोखती है। तो दोस्तों ये थे हमारा स्रोत के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। स्रोत के आधार पर हमारा मिलावा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक मिलावा नेचुरल एग्रीगेट, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम मिलावा आर्टिफिशियल एग्रीगेट। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके साथ ही हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले जाना मिलावा क्या होता है, फिर हमने जाना मिलावा संबंधित विशेषताएं, फिर मिलावा संबंधित उसके कुछ शब्दावली जाना, फिर हमने मिलावा का वर्गीकरण जाना, स्रोत के आधार पर जाना, माप के आधार पर, आकार के आधार पर, भार के आधार पर जाना। फिर हमने स्रोत के आधार पर देखा हमारे दो प्रकार के मिलावा होता है। पहला होता है हमारा प्राकृतिक मिलावा और दूसरा होता है कृत्रिम मिलावा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।